हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैपिड एकेडमी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आरके मिशन का एग्ज़ाम बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है और इसी पर्पस में सूर्या सर पहले से ही आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं रेगुलरली। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश का सैम्पल पेपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न, बट हम इसे डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि सूर्या सर इसे पहले ही बता चुके हैं। इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश का सिलेबस। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आधा आधा करके हम दिखा देते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गो थ्रू द फॉलोइंग पैसेज क्विकली एंड केयरफुली। सो स्टूडेंट्स, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ने के बाद जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो आंसर का लाइन आते ही वो आपके माइंड में हिट करेगा। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पुट अ टिक मार्क ऑन द राइट ऑल्टरनेटिव। इसके नंबर ए में है, पनामा इज़ सिचुएटेड नियर वॉशिंगटन इन सेंट्रल अमेरिका और इन न्यूयॉर्क सिटी। सो अब इसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल साउंड्स ऑफ द सेंट्रल अमेरिकन जंगल is the loud, sorrowful cry of the monkeys which live in the leafy tops of the trees। मतलब कि सेंट्रल अमेरिकन जंगल्स में से जो लाउड, बहुत ज़्यादा खतरनाक जो मंकीज़ के रोने की आवाज़ आती थी, जो मंकीज़ पेड़ के एकदम टॉप पर बैठे रहते थे, वो इतने भयानक तरीके से रोते थे कि ये रोने की आवाज़ वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल साउंड्स, मतलब कि ये ऐसा साउंड है जो कभी भूला नहीं जा सकता। इन 1948 पीपल लिविंग एट द एज ऑफ द जंगल इन द लोअर पार्ट ऑफ पनामा were made uneasy by a strange silence. The monkeys had stopped crying। मतलब कि 1948 में क्या हुआ, वहाँ उस जंगल के एज में, मतलब कि किनारे के पार्ट में पनामा नाम का एक जगह है, वहाँ के लोग थोड़ा अनईजी फील करने लगे। क्यों? क्योंकि ये जो हॉरिबल साउंड था मंकीज़ के रोने का, वो अचानक से स्टॉप हो गया था और पूरा साइलेंस छा गया था। मंकीज़ हैड स्टॉप्ड क्राइंग, मतलब मंकीज़ रोना जो है बंद कर दिए थे। सो अब हम ढूंढ सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, दैट इज़ पनामा इज़ सिचुएटेड। तो पनामा कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑब्वियसली ये जंगल है सेंट्रल अमेरिका का और उसी के एज में सिचुएटेड है पनामा, मतलब पनामा भी सेंट्रल अमेरिका में ही सिचुएटेड है। सो हमारा आंसर बन जाएगा इन सेंट्रल अमेरिका। Let's move on to the next question, that is question number B. There was a silence in the jungle of Panama because, मतलब कि पनामा के जंगल में जो साइलेंस छा गया था वो किस वजह से था, उसका रीज़न क्या था। चलिए इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ तक रीड कर चुके हैं, इसके बाद से देखते हैं। द इफेक्ट वॉज एज स्ट्रेंज एज कंप्लीट साइलेंस इन द मिडल ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। मतलब कि ये इफ़ेक्ट जो था, साइलेंस का इफ़ेक्ट, वो इतना स्ट्रेंज था जितना स्ट्रेंज हमें लग सकता है अगर न्यूयॉर्क सिटी के मिडल में साइलेंस छा जाए। क्योंकि जैसे कि हमें पता है न्यूयॉर्क सिटी का मिडल इतना ज़्यादा क्राउडेड है कि वहाँ पर साइलेंस को इमेजिन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और वैसे ही सेंट्रल अमेरिका के जंगल्स में भी था, क्योंकि वहाँ मंकीज़ रेगुलरली ऐसे ही सॉरोफुल वे में रोते रहते थे। सो हंटर्स नर्वसली गोइंग इनटू द साइलेंट फॉरेस्ट डिड नॉट सी एनी monkeys इन द ट्रीज बट ब्रॉट आउट द बॉडीज ऑफ अ फ्यू डेड ones दे हैड फाउंड लाइंग ऑन द ग्राउंड। मतलब कि हंटर्स जो थे नर्वसली वे फॉरेस्ट के अंदर गए, बट उन्होंने क्या देखा कि ट्रीज़ के ऊपर एक भी मंकीज़ नहीं है। रादर उसकी जगह पर उन्होंने देखा कि कुछ डेड बॉडीज़ मंकीज़ के वो ग्राउंड पर पड़े हुए थे। सो वे उन डेड बॉडीज़ को ही बाहर लेके आए। देन इट वॉज
Not only the people of Panama who were touched by the fear at the silence that had settled over the jungle. Fear was felt far away in Washington and Geneva. मतलब कि इसके बाद सिर्फ पनामा के लोग ही नहीं थे जिनको इस फियर ने टच किया। मतलब कि यहाँ पर एक फ्रेज़ लिखा हुआ है टच्ड बाय फियर, इसका मतलब सिंपली है डर जाना। तो सिर्फ पनामा के लोग ही नहीं डर गए थे, इसका इम्पैक्ट बहुत दूर वॉशिंगटन और जेनेवा पर भी पड़ा। वहाँ के लोग तक इस स्ट्रेंज साइलेंस से डर गए थे। For when monkeys die in the deep jungle in large numbers, something is very wrong. मतलब कि इतने डीप जंगल में ऐसे मंकीज़ का विदाउट एनी रीज़न मर जाना, मतलब कुछ तो गड़बड़ था। समथिंग वॉज रॉन्ग। इट यूजुअली मीन्स दैट येलो फीवर, वन ऑफ द 6 great killers of human beings, will soon attack and destroy the lives of the people living nearby and then spread far and wide. मतलब इसका असली वजह ये था कि वहाँ पर येलो फीवर छा गया था उस जंगल में, जो कि वन ऑफ द 6 ग्रेट किलर्स में से था। मतलब कि वहाँ पर 6 बड़े बड़े ऐसे रोग थे जिनके कारण लोग मरते थे, और उन्हीं में से एक था येलो फीवर। विल सून अटैक एंड डिस्ट्रॉय द लाइव्स ऑफ द पीपल नियर बाय, मतलब कि ये जल्द ही ह्यूमन लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, और उसके बाद बाहर भी, पनामा के बाहर भी, दूसरे जगहों में भी फैलने वाले हैं। सो हमारा पूरा पैसेज हमने पढ़ लिया है। सो हमारा नंबर बी का आंसर बनेगा, पनामा के जंगल में जो साइलेंस था उसकी वजह क्या थी? द हंटर्स वर नर्वस, हंटर्स नर्वस थे इसीलिए साइलेंस छा गया था। नहीं, द पीपल ऑफ पनामा वर अफ्रेड, मतलब कि पनामा के लोग जो है डर गए थे इस वजह से साइलेंस था? बिल्कुल नहीं। द मंकीज़ वर डाइंग एंड हैड स्टॉप्ड क्राइंग, ये होगा आंसर। मंकीज़ जो है मर रहे थे और इसी वजह से उनका रोना जो है बंद हो गया था, और यही वजह था वहाँ के साइलेंस का। नंबर सी, मंकीज़ डाइंग इन द जंगल मीन्ड दैट देयर वर मेनी हंटर्स, मंकीज़ मर रहे थे जंगल में, इसका मतलब ये था कि वहाँ के हंटर्स जो है उनकी संख्या बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा हंटर्स हो चुके थे। द लीफी टॉप्स ऑफ द ट्रीज़ इन द जंगल वर पॉइजनस, मतलब कि जिस लीफी टॉप्स के ऊपर मंकीज़ रहते थे वो पॉइजनस था, विषैला था। नहीं, देयर वॉज एन आउटब्रेक ऑफ येलो फीवर, ये है हमारा सही आंसर। मतलब कि वहाँ जो है येलो फीवर का आउटब्रेक हो गया था, येलो फीवर बहुत ज़्यादा ही फैल गया था और इसी वजह से मंकीज़ मर रहे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, द नंबर ऑफ डिजीज़ दैट डिस्ट्रॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ह्यूमन लाइव्स अपार्ट फ्रॉम येलो फीवर इज़, मतलब कि और कितने ऐसे डिजीज़ थे जो ह्यूमन लाइव्स के लार्जेस्ट नंबर, मतलब बहुत बड़ी संख्या में ह्यूमन लाइव्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिनमें से येलो फीवर एक था। तो येलो फीवर को छोड़कर और कितने होंगे? सो यहाँ पर हमने देखा कि येलो फीवर वन ऑफ द 6 ग्रेट किलर्स में से था, मतलब कि 6 किलर्स में से एक। तो येलो फीवर उनमें से एक है, इसका मतलब और बाकी बचते हैं हमारे 5। यहाँ पर बोला गया है अपार्ट फ्रॉम येलो फीवर, येलो फीवर को छोड़कर बाकी बचे 5 ग्रेट किलर्स। क्वेश्चन नंबर ई, द साइलेंस इन द जंगल वॉज समथिंग, मतलब कि जंगल में जो साइलेंस था वो कैसा था? यूजुअल, अनयूजुअल और वेरी रॉन्ग। साइलेंस जो था वो यूजुअल तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि वो अचानक से आया था। साइलेंस जो था वो बहुत रॉन्ग भी नहीं था, सो ये भी हमारा नहीं होगा। आंसर होगा सेकंड वाला, अनयूजुअल। इतने क्राउडेड जगह में अचानक से साइलेंस छा जाना अनयूजुअल ही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। Some of the statements below are true and some are false. Write T and F accordingly in the boxes on the right. So, number A में है, The middle of the New York City is very quiet. न्यूयॉर्क सिटी का मिडिल जो है वो बहुत ज़्यादा क्वाइट है, शांत है। ऐसा है क्या? नहीं, न्यूयॉर्क सिटी का मिडिल जो है बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, जैसे कि हमने पढ़ा। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, monkeys dying in the large number may be a sign of
इमिनेंट आउटब्रेक ऑफ येलो फीवर, मतलब कि मंकीज़ जो इतने बड़ी संख्या में मर रहे थे वो उसका रीज़न था येलो फीवर। तो ऑब्वियसली इसका रीज़न येलो फीवर ही था, तो ये हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर सी, द क्राई ऑफ द मंकीज़ इज़ लाउड एंड सॉरोफुल बिकॉज दे हैव येलो फीवर। मंकीज़ जो लाउडली सॉरोफुली रो रहे थे उसका रीज़न था येलो फीवर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मंकीज़ का रोना यूजुअल था, जबकि वहाँ उनका रोना स्टॉप हो जाना वो था येलो फीवर के कारण। सो ये भी हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर डी, येलो फीवर इज़ अ फैटल डिजीज़। येलो फीवर एक घातक रोग है। फैटल डिजीज़ मतलब घातक रोग, मतलब जानलेवा। तो ऑब्वियसली वो फैटल डिजीज़ ही था, तो ये होगा ट्रू। नंबर ई, द डेड बॉडीज़ ऑफ द मंकीज़ वर फाउंड ऑन द लीफी टॉप्स ऑफ द ट्रीज़। मंकीज़ जो मरे पड़े थे वो पेड़ों के लीफी टॉप्स के ऊपर ही थे। तो नहीं, हमने क्या पढ़ा कि हंटर्स वहाँ पर जाने के बाद देखे कि लीफी टॉप्स के ऊपर कोई भी मंकीज़ नहीं था, रादर ग्राउंड के ऊपर उनके डेड बॉडीज़ पड़े हुए थे। तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पिक आउट फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज विच मीन, मतलब कि पैसेज में कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं लाइक नियर द बॉर्डर, टेरिफाइड, उनके मीनिंग है। तो नियर द बॉर्डर का मीनिंग होता है एज, मतलब कि किनारा, और टेरिफाइड का मतलब होता है फियर। क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज ऑपोजिट इन मीनिंग टू, मतलब कि नंबर ए में जो दिया हुआ है चीयरफुल, उसका उल्टा क्या है, और साइलेंट इसका उल्टा क्या है, ऑपोजिट वर्ड। सो चीयरफुल मतलब खुश, हैप्पी, और इसका उल्टा हो जाएगा सॉरोफुल, दुखी, सैड कह सकते हैं। साइलेंट मतलब चुपचाप, जिसका उल्टा हो जाएगा लाउड। नंबर 5, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द गिवन पैसेज। तो इस पैसेज का सुटेबल टाइटल होगा इफेक्ट ऑफ द येलो फीवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डू एज डायरेक्टेड। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो पैसेज से रिलेटेड था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पैसेज से रिलेटेड नहीं है। ये है कुछ ग्रामर के रूल्स, जैसे कि नंबर 1 में है, दे वाइल अवे देयर इवनिंग विद बुक्स एंड गेम्स, मतलब कि वो लोग जब शाम के टाइम बाहर थे तो वो अपने बुक्स और गेम्स के साथ थे, मतलब कि कोई बुक पढ़ रहा होगा, कोई गेम खेल रहा होगा। तो यहाँ पर वाइल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पर वाइल का मीनिंग हो जा रहा है जब, तो इसीलिए इसका पार्ट ऑफ स्पीच बनेगा कंजंक्शन। नंबर 2, आई एज वेल एज यू फिल इन द ब्लैंक एम और इज़ और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लॉसेज। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के पहले है हमारा यू, तो यू के बाद ना तो इज़ होगा और ना ही एम होगा। सो राइट आंसर इज़ आर। आई एज वेल एज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लॉसेज। आई फिल इन द ब्लैंक्स माई डिनर बिफोर आई वेंट टू बेड, मतलब कि सोने जाने से पहले ही मैं डिनर कर चुकी थी या कर चुका था। सो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर हैड नहीं होगा, हैड होगा, क्योंकि एक हैड का मीनिंग है मैं कर चुका था, और दूसरे हैड का मीनिंग होगा हैड माई डिनर, मतलब कि अपना डिनर खाना या लेना कह सकते हैं। सो यहाँ पर होगा आई हैड माई डिनर बिफोर आई वेंट टू बेड। नंबर 4 देखिए, इट इज़ नॉट फेयर फॉर हिम टू बी परमानेंटली फिल इन द ब्लैंक्स टू समवन हु हैज़ हर्ट हिम। तो यहाँ पर एड बोथ अ प्रीफिक्स एंड अ सफिक्स टू द वर्ड फ्रेंड टू फिल इन द ब्लैंक, मतलब कि फ्रेंड के साथ प्रीफिक्स भी जोड़ना है और सफिक्स भी जोड़ना है। प्रीफिक्स मतलब कि पहले और सफिक्स मतलब बाद में। तो यहाँ पर होगा अनफ्रेंडली, लाइक इट इज़ नॉट फेयर फॉर हिम टू बी परमानेंटली अनफ्रेंडली टू समवन हु हैज़ हर्ट हिम, मतलब कि ये उसके लिए उचित नहीं है कि किसी के साथ परमानेंटली दोस्ताना ख़त्म कर दें, अनफ्रेंडली हो जाए जो उसको हर्ट किया हो। नंबर 5, ही इज़ फेयर एंड स्क्वायर इन हिज डीलिंग्स। तो वो अपने डीलिंग्स में फेयर एंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर अंडरलाइन जो किया हुआ है वो एक ईडियम है, फेयर एंड स्क्वायर। तो इस ईडियम का मीनिंग क्या है,
तो फेयर एंड स्क्वायर का मीनिंग होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। तो म्यूजियम के चार्ज में जो इंसान होता है उसको कहा जाता है क्यूरेटर। नंबर 7, द मशीन्स आर इंस्पेक्टेड ट्वाइस। यूज द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड डे टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर डे का एडवर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, अ डे। जैसे कि हम बोलते हैं ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, ये तो नॉर्मल है, आप सबको यूज़ करते होंगे इसको। द मशीन्स आर इंस्पेक्टेड ट्वाइस अ डे, मतलब कि मशीन्स को एक दिन में 2 बार इंस्पेक्ट किया जाता है, जांच किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। मतलब यहाँ सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है, इसको छांटना है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लीव्स अ हर्मिट, मतलब कि हिल के एकदम टॉप पर एक हर्मिट रहता है। सो सब्जेक्ट उसको कहा जाता है जिसके बारे में बात किया जा रहा हो, और उसके बारे में जो बात किया जा रहा है उसको कहते हैं प्रेडिकेट। तो यहाँ पर अ हर्मिट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और बाकी जो इधर फर्स्ट वाला बच रहे हैं वो हो जाएगा प्रेडिकेट। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लीव्स। राइट आउट द सेंटेंस अगेन विद ए और एन इन द राइट प्लेसेस। मतलब कि सेंटेंस को हमें फिर से लिखना है और साथ में जहाँ जहाँ पर प्रॉपरली ए और एन यूज़ होगा वहाँ पर लगाना है। यू नीड पेन एंड पेपर, मतलब कि तुम्हें पेन एंड पेपर की ज़रूरत है टू राइट अ लेटर, मतलब कि लेटर लिखने के लिए। तो तुम्हें पेन की नहीं, तुम्हें एक पेन की और एक पेपर की ज़रूरत है। यू नीड अ पेन एंड अ पेपर टू राइट अ लेटर, एक लेटर लिखने के लिए। नंबर 3, री राइट द सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर ऑफ ईच नाउन। तो जितना भी नाउन दिया गया है उसका जेंडर चेंज करके लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में एक जेंडर दिया गया है आंट, जिसका ऑपोजिट जेंडर होगा अंकल। फिर उसके बाद देखते हैं फॉक्स, जिसका होगा विक्सन, और उसके बाद लास्ट में है हेन, जिसका ऑपोजिट जेंडर होगा कॉक। तो हमारा सेंटेंस बनेगा माई अंकल चेस्ड द विक्सन व्हेन इट ट्राइड टू स्टील अ कॉक। नंबर 4, चेंज इनटू प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में चेंज करना है द थीफ। तो थीफ यहाँ पर सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर हो जाएगा थीव्स, और चूंकि यहाँ पर थीव्स है तो यहाँ हाइड्स नहीं होगा, हाइड हो जाएगा। बिहाइंड द बुश यहाँ पर है बुशेज होगा, और थीव्स बुश के बिहाइंड में छुपकर देखते हैं। तो थीव्स फिर से यहाँ पर बहुत सारे हैं तो वॉचेस नहीं होगा, वॉच होगा। यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है, आप इसको सुधार लीजिएगा। और लास्ट में है बेबी, जिसका प्लूरल बनेगा बेबीज़। सो हमारा सेंटेंस बनेगा द थीव्स हाइड बिहाइंड द बुशेज एंड वॉच द बेबीज़। क्वेश्चन नंबर 5, पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ क्वेश्चन। यहाँ पर वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में लिखना है ताकि एक क्वेश्चन बन जाए। तो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले लगाना होगा डू यू हैव टू लुक आफ्टर दिस प्लांट वेरी केयरफुली। मतलब कि क्या आपको इस प्लांट को बहुत केयरफुली लुक आफ्टर करना पड़ता है, मतलब कि देखभाल करना पड़ता है। सो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 6, पिक आउट द रॉन्ग स्पेलिंग एंड राइट देम डाउन करेक्टली। तो यहाँ पर स्पेलिंग्स रॉन्ग दिए गए हैं जिसको हमें सही करके लिखना है। तो स्किलफुल का स्पेलिंग ऐसे नहीं होता है, इसका हो जाएगा डबल एल। यहाँ पर भी आंसर हमारा गलत दिया गया है, आप चेक कर लीजिएगा। SKILLFUL होगा। रिपीटिशन का यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होता है, टीशन होता है। तो यहाँ पे एक ही जगह आई होगा, रिपीटिशन। प्रिविलेज यहाँ पर क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन में सही ही दे दिया गया है तो ये सेम लिखा है, इसलिए इसका आंसर भी सेम लिखा है। प्रिविलेज PRIVILEGE, ये सही है। नाउ डेफिनेशन, यहाँ पर दिया गया है डेफिनेशन, जो कि नेशन ना हो कि निशन होता है। डेफिनेशन DEFINITION। क्वेश्चन नंबर 7, टर्न द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब कि यहाँ सेंटेंस दिया गया है जॉन वॉज नॉट एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, मतलब जॉन स्कूल से एब्सेंट नहीं था, ये सिंपल पास्ट में है। सो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने बोला गया है। तो होगा जॉन हैज़ नॉट बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज़ का यूज़ होता है और साथ ही में वर्ब 3।
तो यहाँ पर वर्ब 3 बी के साथ बीन लगाया गया है, जिससे कि हमारा सेंटेंस बनेगा जॉन हैज़ नॉट बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। सो क्वेश्चन नंबर 8, टर्न इनटू कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है मारुति इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार ब्रांड्स। सो चूँकि यहाँ पर यूज़ हुआ है मोस्ट, तो ये है सुपरलेटिव डिग्री में, तो इसे हमें चेंज करके कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है। तो कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट की जगह मोर का यूज़ होगा, तो सेंटेंस बनेगा मारुति इज़ मोर पॉपुलर देन मोस्ट ऑफ द कार ब्रांड्स। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। सेंटेंस दिया गया है आई डिसएग्रीड, फिल इन द ब्लैंक हिम, फिल इन द ब्लैंक दैट पॉइंट। मतलब कि आई डिसएग्रीड मतलब मैं सहमत नहीं था, उसके साथ के लिए लगेगा विद हिम। आई डिसएग्रीड विद हिम, मैं उसके साथ सहमत नहीं था। दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर, तो पर के लिए लगेगा ऑन। तो क्या होगा हमारा सेंटेंस, आई डिसएग्रीड विद हिम ऑन दैट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10, कंबाइन इनटू सिंगल सेंटेंस यूजिंग एन इन्फिनेटिव। एक इन्फिनेटिव लगा के दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंगल सेंटेंस में बदलना है। तो सेंटेंस है हमारा आई शैल नेवर डू इट अगेन, मतलब मैं यह कभी नहीं करूँगा या करूँगी। आई एम डिटरमाइंड, मतलब मैं दृढ़ निश्चित हूँ। तो इसको सिंगल बनाने के लिए क्या यूज़ होगा, आई एम डिटरमाइंड नॉट टू डू इट अगेन, मतलब मैं इस काम को दोबारा कभी नहीं करने के लिए दृढ़ निश्चित हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, पिक आउट द नाउन्स एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। तो इस सेंटेंस में से नाउन चुनना है और उनमें से कौन सा नाउन क्या है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में ही हम देख सकते हैं 2 नाउन्स दिए गए हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो जैसा कि हम जानते हैं लेडीज़ बोलकर एक जगह में उपस्थित सारे लेडीज़ को डिनोट किया जाता है और उसी तरह जेंटलमैन कहकर भी सारे जेंटलमैन को डिनोट किया जाता है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन बनेगा कॉमन नाउन। नेक्स्ट है हमारा जूरी। तो जूरी का मतलब होता है पंचायत, जो कि एक कलेक्टिव नाउन है। एंड नेक्स्ट है हमारा वर्डिक्ट। वर्डिक्ट भी एक नाउन है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है निर्णय लेना, जजमेंट देना। सो निर्णय लेना, जजमेंट देना, ये सब आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। सो वर्डिक्ट हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन विद ईच वर्ड टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग। मतलब कि यहाँ 2 वर्ड्स दिए गए हैं, ऑल्टर एंड ऑल्टर। जैसे कि दोनों का स्पेलिंग अलग है, दोनों का मीनिंग भी अलग होता है, और इसी को प्रेजेंट करने के लिए हमें सेंटेंस बनाकर दिखाना है। सो हम जस्ट आपके लिए इनके मीनिंग्स लिख दिए हैं, क्योंकि मीनिंग पता होने से आप सेंटेंस खुद भी बना लोगे। तो ऑल्टर, ALTER, ऑल्टर का मीनिंग होता है पार्शियल चेंज, मतलब कि आंशिक परिवर्तन, पूरी परिवर्तन नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन। और ALTAR, ऑल्टर का मतलब होता है अ हाई टेबल दैट इज़ द सेंटर ऑफ अ रिलीजियस सेरेमनी। मतलब कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं वेदी, जो पूजा रूम का मुख्य जगह होता है, एक टेबल के जैसा बनाया जाता है, उसको कहते हैं वेदी। क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट दिस सेंटेंस। मतलब कि सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, इसको सही करना है। दिस इज़ मोर प्रेफरेबल देन दैट, मतलब कि ये उससे ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो प्रेफरेबल ऑलरेडी हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, और इसके साथ हम और एक कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा सकते, इसीलिए यहाँ मोर गलत हो जाएगा। सो हमारा सेंटेंस बनेगा दिस इज़ प्रेफरेबल देन दैट। क्वेश्चन नंबर 14, टर्न इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सो डायरेक्ट स्पीच में लिखा है मॉम सेड पीटर डोंट टेल लाइज। सो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा मॉम पीटर को क्या कर रही है, एडवाइस दे रही है कि झूठ मत बोलो। सो बनेगा मॉम एडवाइज्ड पीटर नॉट टू टेल लाइज। क्वेश्चन नंबर 15, री राइट द सेंटेंस सो दैट इट बिगिन्स विद द वर्ड इट। मतलब कि सेंटेंस को हमें फिर से इस प्रकार से लिखना है जिससे कि इसके बिगिनिंग में इट आए। तो देख लेते हैं सेंटेंस क्या है। टू हियर योर वॉइस वॉज गुड,
मतलब कि तुम्हारी आवाज़ सुनने में अच्छी लग रही थी। तो इसको हम इट के साथ कैसे बोलेंगे? इट वॉज़ गुड टू हियर योर वॉइस। इट वॉज़ गुड टू हियर योर वॉइस। क्वेश्चन नंबर 16, चेंज इन टू पैसिव वॉइस। सो एक्टिव वॉइस में दिया गया है आई नो हिम। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस में बनता है एम इज़ आर प्लस वर्ब 3। सो सेंटेंस हो जाएगा हमारा ही इज़ नोन बाय मी। ही इज़ नोन बाय मी। नंबर 17, मेक द सेंटेंस अफर्मेटिव। नो सूनर डिड द टीचर कम देन द बॉयज़ स्टूड अप। सो इसको एफर्मेटिव में ऐसे लिखेंगे एज सून एज द टीचर केम द बॉयज़ स्टूड अप। क्वेश्चन नंबर 18, आस्क अ क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर। मतलब कि क्या क्वेश्चन करें कि ये फॉलोइंग आंसर आए। आंसर है आई वोक अप एट 6 AM। मतलब कि आप क्या पूछोगे जिससे आपको रिप्लाई मिलेगा आई वोक अप एट 6 AM। तो जैसे कि यहाँ वोक लिखा गया है, ये है पास्ट टेंस में, तो हमें क्वेश्चन भी पास्ट टेंस के फॉर्म में ही पूछना होगा। सो हम क्या पूछेंगे? व्हेन डिड यू वेक अप। मतलब कि तुम कब जागे। क्वेश्चन नंबर 19, फिल इन द ब्लैंक पुटिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ब दिया गया है इसको करेक्ट करके सेंटेंस को रीराइट करना है। सो सेंटेंस है सॉरी अबाउट द मेस, दिस पार्ट ऑफ द हाउस रेनोवेट एट द प्रेजेंट। मतलब कि दिस पार्ट ऑफ द हाउस मतलब घर का यह पार्ट अभी रेनोवेट किया जा रहा है। तो किया जा रहा है मतलब ये एक्टिव में नहीं, पैसिव वॉइस में है। ये पैसिव वॉइस का कंटिन्यूअस फॉर्म होगा। सो कंटिन्यूअस फॉर्म बनाने के लिए लगाया जाता है इज़ बीइंग। तो इसका सेंटेंस बनेगा दिस पार्ट ऑफ द हाउस इज़ बीइंग रेनोवेटेड एट प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 20, पंक्चुएट यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। मतलब कि जहाँ ज़रूरी है कैपिटल लेटर्स लगाकर सेंटेंस को पंक्चुएट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैक एक पर्टिकुलर नाम है जिसका जे कैपिटल लेटर में होगा, और इसके बाद यहाँ पर ही होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है। जैक सेड द टीचर ही इज़ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है, मतलब कि ये डायरेक्ट स्पीच में है। तो डायरेक्ट स्पीच में लिखने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया जाता है। सो होगा जैक सेड द टीचर, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ऐसे लिखने दिया जाता है जो आपको अबाउट 120 वर्ड्स में लिखना है। सो इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। जितना आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे उतना ही आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। हमारा ऐसे लिखा हुआ है। सो इसका क्वेश्चन है द प्लेटफॉर्म इन अ रेलवे स्टेशन प्रेजेंट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व ह्यूमन बिहेवियर। मतलब कि जब हम लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर होते हैं तो वहाँ पर हमें अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलने, उन्हें जानने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस व्हेन यू वर अर्ली फॉर अ ट्रेन। मतलब कि जब आप ऐसे ही ट्रेन पकड़ने जाने वाले थे उस टाइम आपने क्या एक्सपीरियंस किया उसको लिखना है। एंड हैड टू स्पेंड सम टाइम इन द प्लेटफॉर्म। मतलब कि ट्रेन पकड़ने जाते टाइम जब आपको प्लेटफॉर्म में कुछ टाइम मिला था तब आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या ऑब्जर्व किया, इसको लिखना है। हमारा ऐसे पढ़ के सुना देते हैं। आप इस ऐसे को अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। आप जितना अपने लैंग्वेज में लिखोगे उतना ही आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। सो वंस अपॉन अ टाइम आई विजिटेड अ रेलवे स्टेशन व्हेन आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म। मतलब कि एक बार मैं एक रेलवे स्टेशन में गया था या गई थी। व्हेन आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म, जब मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंची, द कलर ऑफ माई चिक्स फेडेड। मतलब कि मुझे उस टाइम वो भीड़ देखकर अजीब लग रहा था। द होल प्लेटफॉर्म वॉज क्राउडेड हेयर एंड देयर। मतलब कि पूरा प्लेटफॉर्म एकदम क्राउड से भरा हुआ था। देयर वॉज अ लॉट ऑफ हसल एंड बसल। मतलब कि वहाँ बहुत शोर शराबा भी हो रहा था। एंड सो इट मेड मी टू इरिटेटेड, और इसी वजह से मैं बहुत इरिटेटेड हो गई। देयर वर पीपल बोर्डिंग फ्रॉम द ट्रेन। मतलब कि पीपल जो थे ट्रेन से उतर रहे थे। एंड देयर फैमिलीज़ टू वेलकम देम। और जो ट्रेन से उतर रहे थे उनको उनके फैमिलीज़ वेलकम करने के लिए खड़े थे, उनको वेलकम कर रहे थे।
इट वॉज़ माई फर्स्ट ट्रेन जर्नी, ये मेरा फर्स्ट ट्रेन जर्नी था, एंड सो आई वॉज़ नॉट एट ऑल फैमिलियर विद ऑल दैट विच वॉज़ हैपनिंग। मतलब कि ये मेरा ट्रेन जर्नी का फर्स्ट टाइम था और इसीलिए मैं उन सारी चीज़ों से फैमिलियर, मतलब कि उन चीज़ों को इतना फेस नहीं किया था जो जो वहाँ पर हो रहे थे, वो मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी। आई वॉज, या सजेस्टेड होगा, आई वॉज सजेस्टेड टू सिट इन अ सो कॉल्ड वेटिंग रूम, मतलब कि एक वेटिंग रूम में मुझे बैठने के लिए सजेस्ट किया गया। फॉर सम टाइम व्हेन आई हैड आस्क्ड अ वर्कर, मतलब कि जब मैंने एक वर्कर से पूछा तब उन्होंने मुझे एक वेटिंग रूम में बैठ के वेट करने को कहा। आई वॉज सिली स्टैंडिंग देयर फॉर सो लॉन्ग, मतलब कि मैं वहाँ बहुत देर से खड़ी थी। इट वॉज अराउंड 10:15 व्हेन आई एंटर्ड द वेटिंग रूम। आई फेल्ट ऑड, मतलब कि जब मैं उस वेटिंग रूम के अंदर घुसी तो उस टाइम हो रहा था 10:15। सो मुझे बहुत ऑड लग रहा था। सिटिंग देयर अलोन, बट आफ्टर सम टाइम देर वर फैमिलीज़ कमिंग एंड सिटिंग, मतलब कि कुछ देर के लिए मैं वहाँ अकेली बैठी, बट कुछ समय के बाद फैमिलीज़ आफ्टर फैमिलीज़ वहाँ आने लगे और बैठने लगे। आई फेल्ट बेटर एज आई वॉज बींग अकम्पनीड बाई समवन और द अदर, मतलब कि मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ क्योंकि तब मुझे कंपनी देने वाला कोई मिल गया था। It was weird to listen to people's personal talks and stare at what they do, but I could not stop from doing that. मतलब कि दूसरे लोगों की पर्सनल टॉक्स को सुनना, ऑब्वियसली वो फैमिलीज़ को लेकर आए थे तो पर्सनली कुछ बातें कर रहे थे, तो उनको सुनना और उनकी तरफ घूरना, ऐसे मुझे वियर्ड लग रहा था, बट फिर भी मैं खुद को स्टॉप नहीं कर पाई ऐसा करते हुए। It was around 15 minutes that I was sitting there. I felt hunger and asked one woman. मतलब कि मुझे वहाँ बैठे हुए 15 मिनट्स हुआ और तभी मुझे बहुत भूख लग गई। मैंने एक वुमन से पूछा Where could I find a food shop? मतलब कि मुझे फूड शॉप कहाँ पर मिलेगा, मुझे यहाँ फूड शॉप कहाँ पर मिलेगा। She was a old lady and said, वो एक बूढ़ी औरत थी और उन्होंने मुझसे कहा Instead you can have my snacks. तुम मेरे स्नैक्स ले सकती हो। She offered me a cup of coffee in a thermos and some chips. उसने अपने थर्मस से मुझे एक कप कॉफ़ी ऑफ़र किया और उसके साथ कुछ चिप्स भी। I thanked her and felt good. मैंने उनको थैंक्स कहा और मुझे तब अच्छा भी फील हुआ। We had warm conversation एंड इवेंचुअली बिकेम गुड फ्रेंड्स, मतलब कि हमारे बीच बहुत अच्छे से कन्वर्जेशन चल रहे थे और ऐसा करते करते हम गुड फ्रेंड्स बन गए। देर वर नाउ टू मैनी पीपल इन द स्मॉल रूम, और तब तक उस स्मॉल रूम में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। देर वॉज अ फैमिली एंड थ्रू देयर ड्रेसिंग सेंस आई फेल्ट दे वर फ्रॉम राजस्थान। तो वहाँ पर एक फैमिली थी जिनके ड्रेसिंग सेंस को देखकर मुझे लगा कि वो लोग राजस्थान से थे। द लेडी वॉज वेयरिंग अ घाघरा एंड सम सिल्वर ज्वेल्स, मतलब कि जो औरत थी वो घाघरा पहनी हुई थी और साथ ही में कुछ सिल्वर ज्वेल्स। दे हैड 2 किड्स, उनके 2 किड्स भी थे। वेयरिंग बिग टर्बन्स, जो टर्बन्स मतलब कि पगड़ी पहने हुए थे। देयर वॉज अनदर साउथ इंडियन फैमिली, वहीं दूसरी तरफ एक साउथ इंडियन फैमिली था। हु लुक्ड वेल एजुकेटेड थ्रू देयर बिहेवियर, जो इतना अच्छा बिहेव कर रहे थे जिसे देखकर लग रहा था कि वो लोग बहुत वेल एजुकेटेड थे। वी ऑल वर स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर एंड वर स्टेयरिंग ईच, मतलब कि हम सभी वहाँ पर स्ट्रेंजर थे, एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे और बस एक दूसरे को घूर ही रहे थे। आई वॉज फीलिंग ऑड व्हेन अ वुमन वॉज स्टेयरिंग मी सिंस लॉन्ग टाइम, मुझे वियर्ड लगने लगा जब वुमन मुझे बहुत देर से घूरने लगी। एंड आस्क्ड मी विच प्लेस एम आई गोइंग टू, और फिर उसने अचानक से मुझे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। आई सिंपली सेड गोवा, मैंने जस्ट सिंपली कह दिया गोवा। शी वॉज टू सस्पिशियस एंड वेंट ऑन आस्किंग मी अ डोजन ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कि वो बहुत संदेहजनक लग रही थी मुझे और वो क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस मुझे पूछे जा रही थी। एंड आई वॉज सिंपली आंसरिंग हर, और मैं सिंपली उनको आंसर्स दे रही थी। वाइल टॉकिंग टाइम वेंट ऑन
शी केम टू सिट नियर मी। ऐसे ही बातें चल रही थी तो अचानक से वो मेरे सामने आ गई और मेरे पास आकर बैठ गई। आई वॉज फीलिंग स्केर्ड एंड सो आई सेड हर आई एम लेट फॉर माई ट्रेन। मैं बहुत डरी हुई थी और इसीलिए मैंने उनसे कह दिया मैं अपने ट्रेन के लिए लेट हो रही हूँ। वुड लाइक टू मीट यू अगेन एंड रैन टूवर्ड्स द डोर। और मैंने ऐसा कहते हुए कि मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ, ऐसा कहते हुए मैं दरवाजे की तरफ भाग खड़ी हुई। शी गिव मी अ कनिंग लुक। मतलब कि वो मुझे एक धूर्त नज़र से देख रही थी। आई सॉ माई ट्रेन कमिंग फ्रॉम फार एंड रैन टूवर्ड्स द रेलवे ट्रैक्स। मतलब कि मैंने बहुत दूर से देखा कि मेरा ट्रेन आ रहा था और मैं तभी रेलवे ट्रैक्स की तरफ भाग गई। एज द ट्रेन अराइव्ड आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस टू। जैसे ही ट्रेन आया मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो गई और साथ में नर्वस भी। इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस इन द वेटिंग रूम। मतलब कि वेटिंग रूम में मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, अनुभव हुआ। एंड आई वुड नेवर फॉरगेट इट। और मैं ये कभी नहीं भूलने वाली हूँ। इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू नो पीपल। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है दूसरे लोगों को जानने का एंड देयर डिफरेंट बिहेवियर्स, और उनके अलग अलग बिहेवियर्स को जानने का। एंड आई वुड नेक्स्ट टाइम बी मोर केयरफुल। और मैं नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा केयरफुल रहूँगी। एंड नॉट ओपन माई माउथ टू सच सस्पिशियस पीपल। और ऐसे संदेहजनक लोगों के सामने अपना मुंह नहीं खोलूँगी। एंड टेल देम माई इन्फॉर्मेशन। और ऐसे ही उन्हें अपने इन्फॉर्मेशंस नहीं दूँगी। दो टेरिफिक बट अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ये एक बहुत भयानक एक्सपीरियंस था, फिर भी बहुत ग्रेट था, बहुत अच्छा था। आई हैव नाउ लर्नड हाउ टू बिहेव विद स्ट्रेंजर्स। मैं अब सीख चुकी हूँ कि कैसे स्ट्रेंजर्स के साथ बिहेव किया जाता है। एंड देयर क्वेश्चंस, और उनके क्वेश्चंस का कैसे आंसर किया जाता है। एंड इवन टू हैंडल द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन को कैसे हैंडल किया जाता है। मतलब कि वहाँ की भीड़ को, वहाँ की सारी घटनाओं के बारे में अब मुझे एक्सपीरियंस हो चुका था। सो इसी के साथ हमारा सैम्पल पेपर का फर्स्ट सेट एंड होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।